Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम ग्रासलैंड्स के बारे में बात करेंगे एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके कार्बन सिंक के तौर पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर की, क्यों हमें अपने हेल्थ केयर को और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। थर्ड में हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर एलएसी के आसपास चाइना के कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम बायो मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में प्लास्टिक को। तो आइए पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। अब ग्रासलैंड क्या होते हैं? देखिए, जनरली आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जब आप यहां से ट्रांजिट करने लगते हो टुवर्ड्स डेजर्ट, तो बीच में एक आपका इकोटोन एरिया बिल्ट होता है और इसी इकोटोन एरिया को हम ग्रासलैंड कहते हैं। अब ग्रासलैंड के अंदर जनरली आपको बहुत ज्यादा पेड़ नहीं देखने को मिलते बिकॉज ऑफ टू रीजंस। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो पहला रीजन है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत कॉमन है, फॉरेस्ट फायर की वजह से। और दूसरा रीजन था कि वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम होती है, तो जिसकी वजह से, क्योंकि रेनफॉल इस एरिया में कम है, तो इस वजह से आपके ये एरिया में ग्रासेस ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर लेती हैं। अब बात आती है कि ग्रासलैंड आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ग्रासलैंड के ऊपर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारा प्रेशर है। अब इसमें चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना पड़ रहा है, चाहे आप अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बन सिटीज जो बिल्ट हो रही है, आप माइनिंग की बात करें, कंटिन्यूसली इन सब चीजों की वजह से आपकी ग्रासलैंड्स के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, मतलब ये श्रिंक होते जा रहे हैं। अब ट्रेडिशनली ये जो ग्रासलैंड्स थे, ये लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे बिकॉज जो आपकी लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए ये ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ करते थे। तो अगर आप ग्रासलैंड को कंजर्व करते हो तो इससे लोकल कम्युनिटी को बहुत फायदा हो सकता है। दैट इज देयर इंडिजिनस पॉपुलेशन को यहां पे आप बेटर सर्व कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ये कहा जाता है कि जो सवाना है, सवाना ग्रासलैंड्स जो आपके लाइक आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, इसमें इतना ज्यादा वाटर स्टोर होता है जो कि जंगलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल दिया जाता है कि देखो, जो ब्राजील है, ब्राजील में कराडो करके आपका एक एरिया है, यहां पे आपको 12 वाटर सिस्टम देखने को मिलते हैं और जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए काफी क्रूशियल है। अगर ये सिस्टम्स ना हो तो इवन आपका अमेज़न भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड चीज, जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ अपने तनों में, अपनी लीव्स में कार्बन को स्टोर करते हैं एंड ये कहीं ना कहीं जब पेड़ कट गया तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में वापस से री एंट्री कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रासेस, ये अपने रूट्स एंड सॉइल के अंदर आपके कार्बन को स्टोर करते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक आपका जो कार्बन है वो कभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई ये एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है। जैसे आप बॉर्न चैलेंज की बात करें तो बॉर्न चैलेंज में भी हमारा फोकस जो है वो फॉरेस्ट को रिवाइव करने के ऊपर है। आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड्स की बात कीजिए, अभी रिसेंटली COP30 में बेलम के अंदर ब्राजील ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे उसमें भी फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है। तो ट्रेडिशनली जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ बात होती है फॉरेस्ट की, बट अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम ग्रासलैंड्स के बारे में भी बात करें बिकॉज दे आर वेरी मच निग्लेक्टेड। तो कहते हैं कि हमारे 3 रियो के कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो कहते हैं इन तीनों को आप अगर सिनर्जाइज कर दें और फोकस करें ग्रासलैंड्स के ऊपर, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। बिकॉज जो ग्रासलैंड्स है इकोटोन एरियाज हैं, तो इसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है एंड इन्वायरमेंट की प्रोडक्टिविटी भी काफी हाई रहती है एंड मोर ओवर जो आपकी फायर मैनेजमेंट है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसा आप बेफिल में देखते हैं, बेफिल ग्रास जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है। इसने पूरे के पूरे ग्रासलैंड को खत्म कर दिया है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एंड मोर ओवर ये आग को बहुत ज्यादा फ्यूल करती है। तो इस वजह से मैक्सिमम टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर जैसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड के तौर पे इस साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि ग्रासलैंड के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, अच्छे से फोकस करें। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो रेजोल्यूशन L15 जो है वो भी रेंजलैंड के बारे में बात करता है, उसको हमें फोकस करना चाहिए।
एंड मोर ओवर इंडिया जो सोच रहा है कि 2.5 से 3 बिलियन टन हम कार्बन सिंक को इंक्रीज करेंगे, अगर उसे मतलब आप अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस अपॉन कि अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर आप ग्रासलैंड को भी स्पेस दो। तो यहां पे आपका इंक्लूसिविटी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। मोर ओवर आप इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लेके आइए, जहां पे ट्री प्लांटेशन इज नॉट द ओनली आंसर, आप इसमें और भी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी वेस्टलैंड एटलस को आप प्रिपेयर करें, जहां से आप ग्रासलैंड के बारे में काफी कुछ और बेटर ले सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास एटलस है तो आपको ये पता है कि किन एरियाज में ग्रासलैंड को प्रमोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक आपकी एक्सरसाइज है। आई होप आप इसको ट्राई कर रहे हो। देन उसके अलावा एक प्रीलिम्स रिलेटेड और मेंस रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके सामने है। आइए अब बात करते हैं सोशल जस्टिस टॉपिक की, जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करेंगे। देखिए, अभी इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का था, उसमें एक बात तो ये हमें पता लगी कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर OOPE काफी हद तक कम हुआ है। बट एक बात आज भी हमारे दिमाग में खटक रही है कि 2025 तक हमने 2.5% अपनी जीडीपी का स्पेंड करना था हेल्थ केयर के ऊपर, बट आज भी हम 1.7 से 1.8% ही खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जहां पे जाना चाहिए, जहां पे आप कहीं ना कहीं हेल्थ केयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट ठीक कर सकते हैं। देखिए, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि असल भारत गांव में बसता है। एंड आज भी हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, एंड रूरल एरिया में आपके डॉक्टर्स के नंबर बहुत कम है, यानी आपके पास रिसोर्सेज की वहां पे कमी है। एंड दैट्स व्हाई उन्हें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ता है या उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि पहले तो बजट में आपने मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत कम है। मोर ओवर 74% डॉक्टर आपके अर्बन एरियाज में है, एंड रूरल एरिया में एक डेफिसिट आपका वहां पे एग्जिस्ट करता है। एंड इसके साथ साथ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010, इसकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, जिसकी वजह से प्राइसिंग में बहुत ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड इसके एडिशन में ये जो मिडल मैन वाले जो प्रॉब्लम है कि भाई, जैसे आप अगर बात करें, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये आपकी जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंटेशन इसकी थोड़ी वीक चल रही है। तो वो एक प्रॉब्लम हमें यहां पे सॉल्व करने की जरूरत है। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर और बेटर हो सकता है। अब कहा जाता है कि भी देखो, पावर्टी एलिवेशन की बात की जाए तो हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जहां पे 62% हुआ करता था, इसको रिड्यूस करके 39% पे कर दिया है। बट अभी भी ये बहुत ज्यादा है। आपको ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करना होगा, बिकॉज देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट अगर वो डिविडेंड बीमार रहता हो तो उसका क्या फायदा। तो यहां पे आपको ह्यूमन कैपिटल को अगर इंपावर करना है तो उसके लिए हेल्थ आउटकम के ऊपर फोकस करना होगा। यहां पे ये भी कहा जाता है कि भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8 में कहा जाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो क्या अब वो सही समय आ चुका है जब भारत इस चीज के ऊपर फोकस करे, ताकि गरीबों को भी हम कहीं ना कहीं हेल्थ का अधिकार दे सके, क्योंकि राइट टू हेल्थ आपका एक जस्टिसेबल राइट है। एंड कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट को इसको इंश्योर करने की यहां पे जरूरत है। मोर ओवर आपको पब्लिक हेल्थ कार्डर के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल कार्डर क्रिएट करना होगा, जो हेल्थ मैनेजमेंट से डील करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड साथ के साथ आपको स्ट्रैटेजिक परचेजिंग के ऊपर भी फोकस करना होगा, क्योंकि बल्क बायर अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट का रोल है वो बल्क बायर का हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर को सर्विसेज देने में आप काफी हेल्प कर सकते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहा जाता है, देखो, गवर्नमेंट ने जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जिसे लॉन्च किया था, जिसमें 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली को मिलती है, सेकेंडरी और इवन आपके टर्शरी केयर के अंदर। अब इसे 70 ईयर्स एंड अबव के लोगों के लिए भी ओपन कर दिया है। मोर ओवर आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं इनोग्रेट किया, ऑल्दो ये आपकी न्यू बॉटल में एक ओल्ड वाइन ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज प्राइमरी सेंटर्स जो थे उन्हीं का नाम यहाँ पे चेंज किया। एंड इन एडिशन टू दिस, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को हम बिल्ड कर रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट वी आर फोकसिंग अपॉन। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, एंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है। 2018 का ये क्वेश्चन है,
आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर। देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर में अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड पार्ट। ये चाइना इस एरिया को क्लेम करके बैठा हुआ है, अभी चाइना इस एरिया को कंट्रोल भी करता है। एंड इस एरिया में जो आपकी लाइन है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। वैसे हमारा चाइना के साथ लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, और इसमें से 2000 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना रिकॉग्नाइज करता है, बट बाकी बचा हुआ 1488 किलोमीटर चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो कहते हैं कि भी 2002 के बाद से हमारे मैप एक्सचेंज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो नहीं रही है, एंड यहाँ पे चाइना जो बिल्टअप कर रहा है शी कैंग एरिया में, कहीं ना कहीं वो जो आपके मॉडल विलेजेस को बिल्ड करके अपनी पॉपुलेशन को वहां पे सेटल कर रहा है, एंड ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड कर रहा है जो मिलिट्री के लिए भी काम आ सकता है, तो वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम की बात है। तो एलएसी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बट यहां पे आप ये मान के चलें कि ये सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से। तो हम वैसे वर्किंग मैनेजमेंट फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू इस एरिया को मैनेज करते हैं, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है। वैसे आईटीबीपी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, बट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपकी आर्मी के पास है। तो एलएसी वैसे आपकी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसके अंडर आता है, बट ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज आर्मी के पास भी है। तो कहते हैं वेस्टर्न एरिया जो कि लद्दाख वाला है, इसमें आपका जॉनसन लाइन हुआ करती थी जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं 1865 की, बट मैकडोनल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज करता है चाइना, जिसके वजह से चाइना इस एरिया को क्लेम करता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बस एक एरिया है बरहौटी वाला जिसको उत्तराखंड में चाइना क्लेम करता है। मैकमोहन लाइन 1914 की हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। एंड जैंगैन करके ये कहता है कि भाई ये साउथ तिब्बत है आपका अरुणाचल प्रदेश, हमारा मतलब ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसको ये क्लेम करता है, एंड ये कहता है कि साउथ तिब्बत का ये पार्ट है। वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू हम कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक 2005 का प्रोटोकॉल है जो कि फेस ऑफ के सिचुएशन में बैनर ड्रिल्स वगैरह को कंट्रोल करने की बात करता है। 2 किलोमीटर के एरिया में 1993 और 96 के हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें किसी भी फायर आर्म और एक्सप्लोजिव को यूज ना करने की बात की गई है। बाउंड्री डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत यहां पे ये कहा गया कि भाई पेट्रोलिंग टीम को आप यहां पे फॉलो अप नहीं करेंगे। पेट्रोलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो भी आपके नंबर्स के थ्रू डिफाइन किए गए, बट ज्यादातर आपकी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलती है लद्दाख के एरिया अंदर, जैसे दौलत बेग एरिया हो गया, सिक्किम में नथुला हो गया, बुमला हो गया अरुणाचल प्रदेश में, एंड किबिथु जो एरिया है अरुणाचल में वहां पे। तो एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2021 में क्वेश्चन पूछा था, साथ के साथ आपका एक्सरसाइज आपको यहां पर मिल गई एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया। मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस करते रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायो मटीरियल। बायो मीन्स लिविंग। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, ग्लोबल शिफ्ट आपके क्लियर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, तो इंडिया को अगर अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम करनी है तो बायो मटीरियल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो बायो मटीरियल वो है जो होली या पार्टली आपके बायोलॉजिकल सोर्स से आता हो, मतलब आप इसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करेंगे, एंड जिसमें प्लास्टिक टेक्सटाइल जैसे कन्वेंशनल मटेरियल के साथ भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं या उसके साथ यूज कर सकते हैं, इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको हैंडल कर रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इसमें डील कर सकती है। तो पैकेजिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर में इसका यूज हो सकता है। अब ये 3 टाइप के होते हैं। एक ड्रॉप इन, जहां पे आप ऐसे केमिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं जो पेट्रोलियम बेस्ड है। दूसरा ड्रॉप आउट, ये ऐसे केमिकल है जो थोड़े डिफरेंट है ट्रेडिशनल से, एंड यहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे लाइक आपके होते हैं उससे थोड़ा अलग है, प्लास्टिक जैसे नहीं है ये। देन नोवल बायो मटेरियल, ये आपके लाइक कन्वेंशनल मटेरियल है, जैसे कि आपका सेल्फ फिलिंग मटेरियल हो सकता है, बायो एक्टिव इम्प्लांट हो सकता है, या कोई एडवांस कंपोजिट हो सकता है जो कि लिविंग लाइक आपके किसी भी लाइक चीज जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज दैट। अब कहते हैं कि भाई इसमें की फीचर क्या है, जो बायो मटेरियल है ये आपके जो वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, चाहे शुगर केन, मेज और एग्रीकल्चर का कोई भी रेजिड्यू है, आप इससे बना सकते हैं। तो हमारे किसानों के लिए एक रेवेन्यू का एक रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा।
सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टबल बर्निंग हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एंड प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है उसे भी दूर कर सकता है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगी तो हमारी जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हम उसको भी कम कर पाएंगे। एंड हम अब अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को और बेटर करते हैं, कुछ पायलट इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, जैसे आप फूल.com को देखें, तो हमें अब इन्हें स्केल अप करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द हम वर्ल्ड लेवल पे इसकी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकें। देन यहाँ पे एफिशिएंसी हमें लानी जरूरी है। बायो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के अंदर कई बार हमें देखना को मिलता है फर्मेंटेशन एंड पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें इसको और बेटर करना होगा। एंड यहाँ पे देखो 3 हिस्सों में इसे क्लासिफाई किया जाता है। एक है बायो बेस्ड बट जो डिग्रेडेबल नहीं है, जैसे बायो पॉलिथीन है, ये डिग्रेड नहीं होगा। देन आपका फॉसिल फ्यूल बेस्ड है बट बायोडिग्रेडेबल है, जैसे पी बैट है, तो ये इजीली आपका डिग्रेड हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। एंड ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक की अगर बात की जाए तो इसे बैन किया गया है बिकॉज ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में माइक्रो प्लास्टिक में इसे कन्वर्ट कर देता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इंडिया के अंदर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो आपका अमेंडमेंट रूल है 2022 का, इसके थ्रू आपका सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने इंट्रोड्यूस किया, और इसको इंप्लीमेंट करता आपका सेंट्रल प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल हम लेके आए, जहां पे फूड वर्सेस फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। एंड एडवांस यानी 2G एंड 3G इथेनॉल को हम यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की बात की जाए तो ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करता है। तो इसके ऊपर ये आपकी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड साथ के साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।